क्या आपको भी लगता है अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है? तो फिर कैसे पॉसिबल है ईरान जैसा एक छोटी सी कंट्री जो 45 साल से अमेरिका के सैंक्शन के अंदर जी रही है, अमेरिका से सीधा टकरा रहा है और वो कंट्री सरेंडर भी नहीं कर रहा है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो कोई न्यूज चैनल आपको नहीं बताता। ईरान और अमेरिका की इस वॉर में असली गेम क्या है, क्योंकि अमेरिका जीत के बाद भी हार सकता है और इसमें इंडिया के लिए क्या लेसन है। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ की। सुनो, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं, सबसे बड़ी नेवी है, न्यूक्लियर वेपन है। तो फिर ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है? इसकी वजह है ईरान के ड्रोन वॉरफेयर। तुमने कभी सोचा है कि एक छोटा ड्रोन कितना बड़ा हो सकता है? आपने देखे होंगे वो छोटे ड्रोन जो आपके हाथों में आ जाते हैं और आप वीडियोस बनाने के लिए यूज करते हो, लेकिन ईरान का शाहेद 136 ड्रोन इतना बड़ा है कि उसमें 50 किलो का एक्सप्लोजिव फिट हो जाता है। और ईरान के अंडरग्राउंड बंकर्स में ऐसे हजारों ड्रोन्स हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों, अमेरिका खुद को ईरान के ड्रोन से कॉपी कर रहा है। जब अमेरिका जैसा डेवलप और टेक्नोलॉजी से एडवांस देश ईरान के ड्रोन से कॉपी करने लगे तो ये बात सोचने वाली है कि ईरान के ड्रोन कितने इफेक्टिव हैं। और ईरान का प्लान बिल्कुल भी सिंपल है। पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो आंख और कान कहे जाते हैं उन सारे रडार्स को डिस्ट्रॉय करो, और फिर जब रडार खत्म हो जाएं तो ड्रोन सीधा अपने टारगेट पे हिट कर सकते हैं। जॉर्डन का सबसे बड़ा रडार डिस्ट्रॉय हो चुका है इसी अटैक की वजह से। यूएई का रडार भी डैमेज हो चुका है। ईरान की 50 साल की प्लानिंग का ये रिजल्ट है। ईरान अभी रिजल्ट के लिए तैयार नहीं था, ईरान इस युद्ध के लिए पिछले 50 साल से प्लानिंग कर रहा था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, वो है ईरान की इकोनॉमी पर। एक सेकेंड के लिए सोचिए, 1969 में $1 खरीदने के लिए 70 ईरानी रियाल लगते थे और आज 14 लाख रियाल लगते हैं। मतलब करेंसी 20,000 टाइम डिवैल्यूएबल हो गई है। ये सब हुआ है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए थे। लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। इसके लिए थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो अमेरिका ईरान रिलेशनशिप परमानेंटली खराब कर दिया। ईरानियन स्टूडेंट ने अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज रखा। पूरे 1 साल से भी ज्यादा रखा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ईरान के $12 बिलियन के एसेट इसी वजह से सीज कर दिए, जिसमें 45,000 किलो सोना भी था। और जब हॉस्टेज क्राइसिस खत्म हुई तो डिप्लोमेट्स वापस भी आ गए, लेकिन ईरान का पैसा वापस नहीं आया। सिर्फ 2.8 बिलियन वापस मिला, बाकी अमेरिका ने खा लिया। तो दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स है। न पूरी तरह अमेरिका गलत है, न पूरी तरह ईरान सही है, बट ये तो क्लियर है कि अमेरिका ने 50 साल में ईरान को इतना दबाया है कि अब ईरान का दोस्त कभी नहीं बनेगा। अब आते हैं सबसे पावरफुल फैक्टर पर, ईरान ने कैसे खुद को बचाया। जरा सोचिए, 45 साल तक सैंक्शन झेलने के बाद भी तेहरान में मेट्रो सिस्टम है, क्लीन रोड है, पब्लिक पार्क है, फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये किसी ऐसी कंट्री में कैसे हो सकता है जहां पे 45 साल से अमेरिका जैसे खूंखार देश ने इकोनॉमिक वॉरफेयर पे सैंक्शंस लगा रखे हों। और इसीलिए ईरान ने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, और वो स्ट्रैटेजी थी रेजिस्टेंस इकोनॉमी। मतलब डिपेंडेंसी कम रखेंगे, सेल्फ रेजिलियंस ज्यादा रखेंगे। उन्होंने फोकस किया साइंस, रिसर्च और एजुकेशन पर। 1996 से 2008 के बीच ईरान का साइंटिफिक आउटपुट लगभग 18 गुना बढ़ चुका था। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि ईरान में 70% साइंस ग्रेजुएट्स वुमेन हैं, जो ग्लोबली रिसर्च कंट्रीब्यूट करती हैं। मिलिट्री फ्रंट पर भी जब यूनाइटेड स्टेट ने वेपन देने से मना किया तो ईरान ने खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने मिसाइल्स, ड्रोन्स, इंजन सब कुछ खुद निर्मित किए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक के जेट इंजन डिजाइन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना सिस्टम डेवलप किया। इस लेवल का सेल्फ रेजिलियंस इजी नहीं होता। स्पोर्ट्स में भी परफॉर्मिंग स्ट्रांग है। ईरान ने ओलंपिक्स में 80 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं, जबकि इंडिया का काउंट इसमें कम है। फीफा रैंकिंग में ईरान टॉप 25 के आसपास रहता है और इंडिया काफी नीचे रहता है। लेकिन ये कंपैरिजन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। पॉइंट सिंपल है, अगर एक हैविली सैंक्शन्ड कंट्री इतना अचीव कर सकता है तो पोटेंशियल हर जगह है, बस डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन सही चाहिए। हमारा देश जो सारे देशों से मिलकर रहता है, वो एक ईरान जैसे देश से
ओलंपिक्स में पीछे हो जाता है, जिस पे इतने ढेर सारे सैंक्शन है। ये तो सोचने वाली बात है। अब आते हैं फाइनल बात पर। अमेरिका टैक्टिकली जीत सकता है, मतलब जो टारगेट वो डिसाइड करता है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक विक्ट्री उसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब अली खamenei जैसे लीडर को टारगेट किया जाता है तो एक इंसान को टारगेट नहीं किया जाता, यहाँ से एक आइडियोलॉजी को टारगेट किया जाता है। वो एनिमी नहीं रहते, एक शहीद बन जाते। और फिर इराक हो, लेबनान हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, लोग इमोशनली इस चीज से कनेक्ट करने लगते हैं और ईरान के अंदर भी मुजतबा खamenei जैसे नए लीडरशिप को सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। अब आओ परसेप्शन वॉर पे। जब सिविलियंस टारगेट होते हैं तो बैटलफील्ड से ज्यादा नैरेटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रशिया को यूक्रेन पर अटैक के लिए विलन बोला जा सकता है तो सेम लॉजिक पर अमेरिका को भी बोलना चाहिए। ये सिर्फ मिसाइल की वॉर नहीं है, ये नैरेटिव की वॉर है। उस वक्त जरूरी नहीं है कि जो ग्राउंड पे जीत रहा हो वो स्टोरी में भी जीत जाए। मॉडर्न वॉर में सबसे पावरफुल वेपन बॉम्ब नहीं होता, परसेप्शन होता है, और जो परसेप्शन कंट्रोल करता है वही असली जीतता है। अगर तुम्हें लगता है दुनिया को एक बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है तो कमेंट में बैलेंस लिखो। दोस्तों, ईरान की स्टोरी में एक बड़ा लेसन हमारे लिए भी है। हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, मतलब जब कभी भी मुश्किल समय आता है तो वो मुश्किल समय ही किसी देश के नागरिकों को सक्षम बनाता है। ईरान ने 50 साल की मुश्किलों से जो सीखा वो सबसे बड़ा रेजिलियंस और रिसर्च है। वो एक्चुअली एक टेम्पलेट है। हम इंडियंस के पास इतना सोर्सेस है, इतना टैलेंट है, लेकिन हम हमेशा बाहर देखते हैं कोई और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ईरान ने प्रूव किया है कि अगर विल पावर हो तो सैंक्शन के बाद भी मेट्रो बन सकती है, ओलंपिक मेडल आ सकते हैं। तो यार, तो अगर ये आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करो अगर आप न्यूज़ के अंदर की बात समझना चाहते हो। और कमेंट में बताओ ईरान के बारे में ये सारी बातें पहले पता थी क्या तुम्हें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।